आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंड रेजिंग। किस चीज़ के लिए? हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के लिए। और ये हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इसके यदि आपको डिटेल्स जानने हैं तो वो डिटेल्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग प्रसिद्ध भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हमारे मेंटर्स भी हैं इस एफर्ट के। और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इसी काम में, इसी नेटवर्क को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को फंड करने में इसमें लगाया जाएगा। ये पहला फंड रेजिंग राउंड है और इसकी सफलता को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक तिवारी जी का स्वागत कर रहा हूं मैं और उनसे ये भी पूछ रहा हूं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है इस देश के सेक्युलरिज्म का क्या होगा। अभी वो भोजशाला वाले जजमेंट के ऊपर की स्याही सूखी नहीं थी, या आज हमारे शुभेंदु अधिकारी जी ने एक और धमाका कर दिया। वो तो रोज ही धमाके करते चले जा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ, डेली कुछ ना कुछ। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन वो धमाका ना करे। आज उन्होंने नया धमाका कर दिया। आज उन्होंने जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी की लिस्ट कैंसिल की थी और उसके विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट गई थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वो केस ही विड्रॉ कर लिया। हमारे भाईजान लोगों का क्या होगा? इतनी मुश्किल से तो ओबीसी में घुसे थे। अब भाई देखिए, देश में सेक्युलरिज्म की हालत बहुत पतली है और लोगों को जो है वो सनातन की निंदा भी नहीं करने दी जा रही है, असेंबली के अंदर भी नहीं करने दी जा रही, बाहर भी नहीं करने दी जा रही। इस देश के सेक्युलरिज्म का क्या होगा वो देख कर मैं बहुत चिंतित हूँ। संविधान की आत्मा जो है वो कराह रही है। अभिषेक जी, आपका क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आपका हेयर कट अच्छा लग रहा है। बंगाल से फ्री हुए तो सोचे कि थोड़ा सा यूपी जाने से पहले ये सब कर लिया जाए। अरे यूपी में तो टाइम है। कहाँ टाइम है सर? आप लोगों के लिए टाइम है, मेरे लिए गाली सुनना मैं नहीं चाह रहा। 400 सीटें हैं, 400 सीट कवर करने के लिए हमको अगस्त से शुरू हो जाना होगा, तो अभी रोड मैप बना रहे हैं। आप धोखे से भी वहां मत जाइएगा, क्योंकि आपको बीजेपी आईटी सेल उत्तर प्रदेश ने तनखैया घोषित कर दिया है। आपके जो है वो दिल में सांप है। नहीं, बीजेपी। अच्छा, ठीक है। तो बीजेपी आईटी सेल वाले तो आपको कंपेटिटर मानते हैं ना। अगर आप सब करने लगेंगे तो फिर उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? नहीं, मेक श्योर करेंगे कि हमारा कंटेंट जैसे उठाएंगे उनको कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे, ऐसा थोड़ी ना। कुछ देखिए, मेरा कंटेंट कौन यूज कर सकता है? जयपुर डायलॉग्स पर कंटेंट जा सकता है अभिषेक तिवारी शो का। अपना जो कोर ग्रुप है राष्ट्रवादियों का, जिनका आईटी सेल से कोई लेना देना नहीं, वो तो सारा यूज कर सकते हैं। लेकिन आईटी सेल जो करोड़ों रुपए लेके काम करता है उसको मना ही है। खैर, मैं सेकुलरिज्म पर चिंता व्यक्त करने आया हूं सर। हाँ, और आप जरा चिंता व्यक्त कीजिए। आप तुरंत रवीश कुमार की आत्मा को इंपोर्ट कीजिए और आरंभ हो जाइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आदरणीय संजय दीक्षित जी का शो देख रहा था और जिस प्रकार से वो कलकत्ता के अंदर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया गया, इस पर वो प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे। ये बताता है कि देश में अब सेकुलरिज्म, गंगा जमुनी तहजीब, ये सब मृत अवस्था में आ चुकी है। क्या करेंगे आप मंदिर में पूजा करके अगर सड़क पर, मस्जिद पर के जगह पर मुसलमान नमाज ना पढ़ पाए? नमाज कब कबूल होगी पता नहीं, लेकिन आपकी मंदिर में प्रार्थना तभी कबूल होगी जब आप मुसलमानों को भी नमाज पढ़ने देंगे। यही शरीयत हमने सेकुलरिज्म यही सेकुलरिज्म हमने सीखा है, पढ़ा है, जाना है। आप भी जिस प्रकार से जल्दीबाजी में भाग रहे हैं, इसीलिए शायद एक्सप्रेसवे बनाया गया कि वहां पर नमाज पढ़ना मुश्किल होगा क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है। दूसरी बात यह है कि संभवतः गाड़ियों की स्पीड अधिक होती है।
इसीलिए मैं एक्सप्रेसवे के विरुद्ध भी हूं। एक्सप्रेसवे पर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ पा रहे, ऐसी सड़कों का भी क्या करेंगे? क्या करेंगे आप 5 घंटे पहले प्रयागराज जाकर के? क्या करेंगे आप बंगाल में चुनाव जीत करके? क्या करेंगे? वो तो नजर आ रहा है बंगाल में चुनाव जीतने के बाद आपने क्या किया। मान लीजिए ओबीसी हिंदुओं का अधिकार कुछ मुसलमानों को दे ही दिया गया तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। आदरणीय संजय दीक्षित सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इतना दुख मत दीजिए। कल आत्मा मैं को बाहर मंदिर आत्मा को बाहर निकाला जाता है। अब देखिए कल मैं आत्मा भोजशाला वाला पढ़ रहा था। अभिषेक तिवारी का कमेंट कर दीजिए पहले ये। मैं तो अब आई एम लूजिंग काउंट कि भाई ये शुभेंदु अधिकारी जी जो हैं ये नित्य नए निर्णय करते चले जा रहे हैं, तो भाई उनका काउंट रखना मुश्किल हो गया है। आपके पास हो तो बताइए कहाँ कहाँ नहीं मैं उन्होंने क्या, बताइए। सोना पप्पू भी अरेस्ट होने जा रहा है मैंने सुना। सुजीत सोना बोस हो पप्पू भी, गया, दिलीप मंडल हो गया। अब दिलीप मंडल हुआ, दिलीप मंडल नहीं हुआ, बस इसी का मुझे थोड़ा-सा शौक है। दिलीप मंडल भी हो जाता लगे हाथों तो भी ठीक हो जाता। तो दिलीप नहीं नहीं मंडल हो वो और गार्गा चटर्जी हो गया और आपका वो शांतनु सिन्हा विश्वास हो गया। क्या हो रहा है? फिर सारे टोलाबाजी के धंधे बंद हो गए, सारे टोल बैरियर हटा दिए गए। 800 से 1000 करोड़ का धंधा होता था वो खत्म हो गया। भाई साहब कैसे चलेगा? पश्चिम बंगाल चलेगा कैसे? वही हैं? आप जो है वो सुवेंदु सड़कों को स्टाइल में नहीं दे रहे, देखिए, लाउड स्पीकर का आपने वॉल्यूम डाउन कर दिया। आपने वो चिंगरा घाटा जो है वो रोके हुए थे इतने दिनों से मेट्रो, वो क्लियर कर दिया। आप कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? लिटरली आपने जीव हत्या बैन कर दी, ये भी कह दीजिए लगे हाँ, ये हाथों भी आपने लिटरली। जीव हत्या बंद कर दी। आपने वो ऐसा सर्टिफ़िकेट का वो लगा दिया कंडीशन, ना वो सर्टिफ़िकेट मिलेगा और ना स्लॉटर होगा। बकरीद आने वाली है, बताइए क्या होगा? देखिए सर, और ये भी कह दिया मुझे गया लग कि रहा है, साहब कि वो स्लॉटर हाउस में जो डेज़िग्नेटेड म्युनिसिपल स्लॉटर हाउस है, वहीं कर सकते हैं। भाई लोग हाँ, अपने घरों पर सवाब कमाते थे, उसका क्या होगा? हाँ मैं बता रहा हूँ उसका सॉल्यूशन शुभेंदु अधिकारी के पास है। आपको एक छोटा-सा काम करना होगा। हुँ, जहाँ से खतना कराया था लल्लू हाजी के पास, उसके जगह पे थोड़ा सिलवाना होगा और पुनः हिंदू शरणम गच्छामि, सनातन धर्म में वापस आना होगा। तब जाकर के सेकुलरिज़्म मजबूत होगा, जिस नहीं, नहीं, रफ्तार में जा रहे हैं। बिना बिना सिलवाए भी घर वापसी का हाँ, हाँ, प्रावधान। प्रावधान है, बिल्कुल है। देखिए हुँ, सर, शुभेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं, मैं दर्शकों को एक बात बताऊँ, संजय सर सुबह-सुबह पुराने गाने सुनते हैं। तो एक गाना है, कभी खुद हुँ। पे कभी हालात पे रोना है। कभी खुद बात पे, कभी हालात पे रोना आया। अब आँसू आ गए उसके बाद मेरे आगे फिर है आगे। ना, है ना आंसू? हुँ, दर्शकों को भी आएँगे अभी। शुभेंदु अधिकारी पता है क्या है? वीरेंद्र सहवाग टाइप का बैटिंग कर रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया का जब हम लोग मैच देखते थे, तो 7-8 फील्डर एकदम लगा के रेड बॉल से और वो बॉलिंग करते थे। पहली बार सहवाग जब ऑस्ट्रेलिया गया तो उसने बताया देखो भाई, मेरे लिए तो ये तुम लोगों ने टी20 गेम कर दिया टेस्ट में ही। उस वक़्त टी20 शुरू भी नहीं हुआ था। जब तक तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये 8 प्लेयर स्लिप में नहीं लगाने चाहिए, तब तक तो मैं 30 यार्ड के ऊपर-ऊपर टेस्ट में मार करके लंच के पहले सेंचुरी लगा दूँगा। अब जब तक योगी जी और हेमंता बिस्व शर्मा जी को भी रियलाइज़ हो कि शुभेंदु की स्पीड कितनी तेज है, तब तक तो वो रोज़ टिक मार्क कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 5 साल उन्होंने ममता को हराने का प्लानिंग नहीं किया है। वो ये सोच रहे थे 5 साल के चीफ मिनिस्टर बनते ही क्या-क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं। मुझे लग रहा है कि ममता और अभिषेक बनर्जी के इर्द-गिर्द सारे लोग चले जाएँगे जेल, वो दोनों बच जाएँगे और वो प्रतिदिन देखेंगे कि एक-एक करके कुनबा कम हो रहा है। ये बहुत सीवियर पनिशमेंट है सर। इसलिए वो गाना डेडिकेट किया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। मुसलमान भाईजान लोग के साथ दिक्कत क्या है ना, कि वो कन्फ्यूजिया गए हैं। भोजशाला के लिए रोएं या कलकत्ता के सड़कों पर जो नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है और जिस प्रकार से बुलडोजर चला गया। कल एक सेकुलर लिबरल वामपंथी हिंदू लिख रहा था कि हुँ, भाई हर बार जब बुलडोजर चलता है
तो इसके जद में मुसलमान ही क्यों आता है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर जगह इलीगल इंक्रोचमेंट हर मुसलमान हर बार क्यों करते वही बात ही बात है, हर बार कब्जा मुसलमान ही क्यों करता हैं? अच्छा, लड़ना भी है कि सड़क पे नमाज पढ़ना है, तो भाई लाखों मस्जिदें तुमने किस लिए बना के रखी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किस लिए है? वो दे दो, हम तुमको सड़क पे नमाज पढ़ने का भी अधिकार दे देते हैं। अच्छा, लाखों मस्जिदें हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, फिर भी कब्जा कहां करना है? भोजशाला के मंदिर पे, अदीना मंदिर पे, आदिनाथ मंदिर पे, सॉरी अदीना मंदिर, आदिनाथ मंदिर पर, ज्ञानवापी पर, कृष्ण जन्मभूमि पर। ये क्यों कर रहा है भाई? एक ईमान वाला नहीं है, कम से कम ठीक है तुम ना दो, लेकिन एक ईमान वाला पूरे देश में मुसलमान खड़ा होकर ये तो बोले कि नहीं नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, हम बेईमान हैं, चोर है, वो अलग बात है? ये है, लीजिए लेकिन एक और आ है गया, तो एक और जख्म। जी। Bengal government directs DMs to re-verify all OBC certificates granted in the last 15 years. अब वो ST SC का भी वेरीफाई कर रहे हैं, ओबीसी का भी वेरीफाई कर रहे हैं। मतलब अब आदमी को ओबीसी और SC ST बनने की भी स्वतंत्रता नहीं रहेगी क्या? तो आप ये बताइए संजय सर, आप तो इतना काम किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी मर्जी से भी अब बन सकते हैं क्या? भाई अपनी सवाल मर्जी से अलग है शेख ना। साहब, नहीं गजब बात कर रहे हैं, अब शेख साहब भी कहलाएंगे, शेख फलाना जहांगीर, शेख हुमायूं, फलाना ढिमकाना, शेख शाहजहां, और वो भी नीचे में लगाएंगे कि ओबीसी जनाब, हमारे बालका को ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दो। गजब चल रहा है भाई। अब अशराफ वाले भी कह रहे हैं कि हम दलित हो जाए, कैसे चलेगा? तो मैं तो कहता हूं शुभेंदु अधिकारी जो मॉडल लागू कर, पहले ही उनके एससी एसटी जो मंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि सभी एसटी सर्टिफिकेट की रीवेरिफिकेशन हो जाएगी, तो वो जख्म पहले लगा हुआ था। अब उस जख्म को उर्दू में बोले तो उस जो है ना जख्म के ऊपर नश्तर लगाने के बजाय उसे कुरेदा जाए। उस पे नमक मिर्ची भी छिड़का जा रहा है क्या? एक बेगम है उनके, अब पूरे शरीर पे सिर्फ जख्म ही जख्म बचे हैं, हर रोज एक नया जख्म। हर रोज नया जख्म। समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि उनको कायदे से आरिफ मोहम्मद खान साहब ने समझाया था, लेकिन समझी नहीं है। देखिए, अगर पूरे देश के स्ट्रक्चर को देखा जाए और जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, दो स्टेट छोड़ करके, दो स्टेट बड़े निकम्मे साबित हो रहे हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जो अब उत्तर पश्चिमी एरिया है, ये एक नया दिशा पूरे देश को देना चाह रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, ये पूरा एरिया आ जा रहा है, और संभावना तो यही है कि अगले महीने तक झारखंड भी आ जाएगा। तो उसके बाद बातचीत तो हो ही रही है। तो इसके बाद ये पूरा एरिया सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद बांग्लादेशियों के सामने मूल सवाल ये होगा कि पहले हम तेलंगाना जाएं, तमिलनाडु सेफ है या कर्नाटका सेफ है या केरल सेफ है? ये चार स्टेट उन्हें उनके लिए थोड़े सेफ जोन नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति तो है, तो थोड़ा ट्रेवलिंग कॉस्ट बढ़ जाए। बाकी तो मोदी साहब ने कह दिया है और उस पर एकदम एक्शन होता हुआ लग रहा है कि डेमोग्राफी से फाइट करना है, बदलना है और उठा के फेंक भी देना है। उस पर तो काम हो रहा है। आपको एक चीज और पता है क्या हुआ है? हे भगवान, ये शुभेंदु जी जो है, इनको क्या है, गेरुआ पट्टा पहना दिया योगी जी ने। ये तो बिल्कुल योगी जी के क्लोन बन गए। इन्होंने एक आदेश और किया है कि साहब की जो है वो डीएम्स, बीएसएफ और पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग कराएंगे दोनों की आपस में। हल्लो भाई, जी, कर लो बात। एक्चुअली ये आदमी सिस्टम का, हम लोग तो पहले भी चर्चा कर रहे थे ना सर, ये आदमी उस सिस्टम में रहा है, इसे एक एक लूप होल पता है। देखिए, बुरा मान जाएंगे कुछ लोग, लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंता बिस्व शर्मा हो या योगी आदित्यनाथ जी, ये परंपरागत कोर जो संघ वाला रूट है ना, उससे है नहीं। तो ये धरातल को अलग दृष्टिकोण में देखते हैं। अब इनका सॉल्यूशन भी इनके इनके हिसाब से दृष्टिकोण अलग है। ये रूथलेस लोग हैं। आप देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी ने अभी 292 बांग्लादेशियों को पकड़ा, ये भी उसी स्टाइल में कर रहा है। आप लोगों को पता नहीं होगा, पूरे किशनगंज के उस एरिया में फेंसिंग चल रही है,
एकदम रूथलेस ढंग से काम हो रहा है। पूरे नेपाल के और वो पूरा बॉर्डर इलाका में कहा जा रहा है कि एक एक जो दरगाह बने हैं उन सबका रिपोर्ट टेबल पर चाहिए, वो लीगल है या इनलीगल है, और मतलब आप आइडेंटिफाई। सब में ढूंढ रहे हैं कि कब्र के अंदर मुर्दा है या नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक एक जो बना हुआ है वो भी कह रहे हैं पहले, क्योंकि जमीन तो सारी इन्होंने कब्जाई हुई है, तो जिस अब जमीन पर अवैध रूप से इन्होंने निर्माण करा रखा है उसमें जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि इसको चला कौन रहा है उसे आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज ही वांट टू पनिश। तो आप देखिए पूरा एकदम सेम पैटर्न पर चल रहा है, और संभवतः सेंट्रल लीडरशिप चाहती है कि ये पूरा एरिया सेम पैटर्न पर, और यही चार वो एरिया भी था भारत का जहां पर मुसलमानों को सबसे अधिक दंभ था कि हम सरकार चुनते हैं। अब ये सब कुछ सफाई चल रहा है कि एकदम क्लियर इंक्रोचमेंट फ्री करना है। अब हर जख्म वाले लोग अपने लोगों को ही इंक्रोचमेंट ना समझ बैठे, उनका कि उनको फ्री करके फेंका जाएगा। वैसे डिटेक्शन का काम चल रहा है बिहार में पूरी तरह से। तो आप देखिए कि एक समझ में आ रहा है कि मूड किधर है आगे का, अगले 5 साल का प्लान इनका क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें एक बात नजर आती है कि ये सारी रिपोर्ट्स ऊपर भेजी जा रही है चिमो, स्टेप बाय स्टेप ये काम हो रहा है। आज हमने कटिहार वाला एरिया को कवर किया, आज किशनगंज को कवर किया, आज अररिया को कवर किया, और हर एक रिपोर्ट टेबल पर जा रही है। तो संभवतः नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी को वैसे ही टारगेट दिया हो कि भैया ये टाइम बाउंड है और चुनाव जीतने का सिंपल है, भैया ये जितने कम हो जाएंगे, डेमोग्राफी का बदलाव जितना कम हो जाएगा, बीजेपी उतना बढ़िया पोजीशन में रहेगी। तो भैया आप काम शुरू कीजिए, जैसे आपने नक्सल मूवमेंट को खत्म किया, इसको खत्म कीजिए। तो असल जख्म तो अभी आना बाकी है जब एनपीआर आएगा, और ये एनपीआर आने के पहले की कार्यवाही शुरू हो गई है। मैंने तो ऑनलाइन ही सारा कुछ सबमिट कर दिया है। तो अभी तो जातीय जनगणना मैंने भी कर दिया जनगणना चल रहा है, और जनगणना इसलिए नहीं हो रहा है कि कांग्रेस चाहती थी, जनगणना इसलिए, जनगणना में भी बड़ी समस्या होगी इस बार। वो जनगणना में हर हाउस जो है वो जियो लोकेट होगा। जियोलोकेट तो होगा। जो फर्जी जनसंख्या बढ़ा के बताई जाती थी भाईजान लोगों की, उसका क्या होगा। अब आपने करेक्ट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आपको इसका अनुभव है। एक आप ही हैं जो मेरी बात को सत्यापित करते हैं, वरना पूरा इंडिया मुझे पागल समझता है जब मैं कहता हूं कि ये जो अपने आप को 19% कहते हैं, ये होते जब 17% है तो 19% खुद को बना देते हैं, ताकि ये सरकारी योजनाओं से लेकर के वोटिंग, हर चीज को लेकर के ये सरकार को, पार्टियों को, चुनाव से पहले पार्टियां भी तो ब्लैकमेल होती हैं, इन सबको ब्लैकमेल करके मैक्सिमम फायदा उठा सके। मैं आज भी कहता हूं मोर देन 15% ये इंडिया में नहीं है। और आप देख लीजिए सर, भले मध्य प्रदेश में वो पुलिस और इन सब के सामने बदमाशी हो रही थी, वहां पर मैं देख रहा था 8% है वहां पर। ये तो सरकार निकम्मी है जो इन 8% को हैंडल नहीं कर पा रही है। मजाल है कोई योगी जी के आगे पूरे इसमें चू बोल के दिखा दे, अगले दिन वहां एकदम गजा जैसा, एकदम गजा सही बोला ना, गाजा के जगह पे गजा बोलना शुरू किया, गजा तो बिल्कुल वहां समतल हो जाएगा, फिर वहां पे लड़के गुल्ली डंडा खेल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सर कोई किसी को सिखा नहीं सकता। वो मुझे लगता है कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो मनुष्य के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, और वो आप बना नहीं सकते। एक कमजोर आदमी जिसके अंदर कोई विल पावर नहीं है, वो कभी निर्णय नहीं ले पाएगा, वो जीवन भर भ्रमित रहेगा। तो कुछ ऐसे स्टेट जरूर हैं, किंतु ओवरऑल जिन लोगों को चुना है अमित शाह जी ने, कम से कम इधर योगी जी हो गए, बिहार हो गया, और अब सुन रहे झारखंड भी बदलने वाला है, तो कमाल हो जाएगा। आसनसोल में भी लाठीचार्ज हो गया था, बढ़िया लाठीचार्ज हुआ। यही कलकत्ता पुलिस, यही बंगाल पुलिस
कितना परिवर्तन होता है सत्ता का। शर्मिष्ठा को हरियाणा उठा करके एक कमेंट पर लेके जाती है, और अब यही बंगाल पुलिस ठोक रही है। किनको ठोक रही है? जिनके आगे लिटरली सजदा करती थी। ये अंतर है। आपका वोट बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए जब लोग भावनाओं में आके कहते हैं इस बार हम योगी जी को सबक सिखा देते हैं, तो मैं उनको महामूर्ख कहता हूं। उत्तर प्रदेश में तो ये सोचना भी नहीं है कि तुम सबक सिखा दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है सबक सीखने का भी, हम मिटा दिए जाओगे। इसलिए अपनी धूर्तता से, चालबाजी से बाज जाओ और चुपचाप योगी जी के लिए अभी से लग जाओ। क्योंकि आज मैंने देखा चंद्रशेखर रावण भी कह रहा था हमारे अरे मित्र भाई, ब्राह्मण बड़े आदरणीय हैं। ये क्या हो गया? ये सब हमारे भाटी जी ने ये कौन सा जिन्न जो है वो छोड़ दिया है, जो अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब समाजवादी पार्टी वाले भी ब्राह्मणों से माफी मांग रहे हैं, और अब तो हमारे भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर वो भी आ गए मैदान में। नहीं, वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। बोला ना ना, ब्राह्मण का अपमान चंद्रशेखर रावण के आगे आप कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा। अब राहुल गांधी बस बोल ले तो मैं ऋषिकेश जाके गंगा नहाऊं, क्योंकि वहां अभी पानी में शुद्धता है, गंगा मैया एकदम शुद्ध अविरल नजर आती है। मैं वहां ऋषिकेश फिर से जाकर के ना गंगा स्नान कराऊं। राहुल गांधी बस बोल दे कि खबरदार जो किसी ने एक शब्द ब्राह्मणों के विरुद्ध बोला, मैं स्वयं दत्तात्रेय गोत्र का जनेऊधारी, ऐसा एकदम जनेऊ निकाले एकदम। अब बोले कि ये तो रुद्राक्ष निकल गया, बोले ऐसा एकदम जनेऊ निकाले एकदम, बोले तुमको पता है दत्तात्रेय गोत्र वाले कौल ब्राह्मण सावन में मांसाहार करने वाले मटन, ऐसा नहीं बोल सकते, तो फिर गंगा नहाना पड़ेगा हम सबको। बाकी स्थिति जो है वो गंगा जमुनी तहजीब के लिए बहुत दुखदाई है। मैं कुछ सेकुलर हिंदू के टाइमलाइन पर था, वो भोजशाला के निर्णय से संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि आज भोजशाला है, इसका मतलब ये है कि यूपी इलेक्शन से पहले काशी और ईदगाह कर देंगे, क्योंकि उनका कहना है जज भी तो इसी समाज से निकल रहे हैं। बताइए, शुक्ला और अवस्थी। संजय सर, आप एक बात कहा करते थे ऑफ कैमरा कि जैसा समाज होगा वैसा ही न्यायपालिका भी बन जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जयपुर डायलॉग्स का पिछला 8-9 महीने का जो आप 8-9 साल से ये जो हवन में आहुतियां डाल रहे हैं ना, अब समाज को आपने बिगाड़ दिया। ये दोषारोपण मैं आप ही के ऊपर करूंगा, आपने ही बिगाड़ा है। मैंने ही बिगाड़ा है? नहीं तो मैं तो कैसे एक्सेप्ट करूं? मैं अगर एक्सेप्ट कर लूंगा तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अच्छा, तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? आपने मोमिनों से सीखा है कि एक्सेप्टेंस नहीं करना है। ठीक है, ये भी ठीक है। मत मानिए, इसको हम ऐसे कहते हैं कि पूरा कलेक्टिव प्रयास होकर के 7 साल में आपने सबको एकजुट करके ऐसा बनाया है कि लंका पे चढ़ाई हो ही जाएगी। तो आपने लंका पे चढ़ाई करवाई, अब तो युद्ध होगा। अब युद्ध चल रहा है धर्मी। आप क्या बात करते हैं? आप पूछिए आईटी सेल वालों से, हमारे रतन शारदा जी से। मैं तो विभेद उत्पन्न करता हूँ, हिंदुओं की एकता में खलल डालता हूँ। आपको पता ही नहीं? नहीं, मैं एक्चुअली अबोध बालक हूँ, अभी तो मैं सीख रहा हूँ बहुत कुछ। हिंदू एकता में खलल तो अब मैं मुंह खुलवा दिए तो बोल देते हैं। मैंने एक शो शुरू किया है, हिट विकेट बाई अभिषेक तिवारी। अब ये हाँ, वो क्या है, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने लोगों के लिए बोझ के समान है। उदाहरण देता हूं, पवन खेड़ा हिट विकेट हुए और कांग्रेस को हिट विकेट पूरा असम में कराया। धर्मेंद्र प्रधान, वो तो हिट विकेट पे हिट विकेट हुए जा रहे हैं, पूरी पार्टी टेंशन में, यार ये आदमी कल इसके ऊपर कौन सा नया एलिगेशन लेगा। इसी प्रकार से एक नए नए प्लेयर हिट विकेट हुए हैं। संघ के द्वितीय नंबर के माने जाते हैं आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बातचीत होनी। क्यों नहीं होनी चाहिए? संजय सर, मैं बड़े आदर के साथ हाथ जोड़ के रतन टाटा जी से, उनका जो बेसिक नैरेटिव है वो तो आप जानते ही है ना। बेसिक नैरेटिव है। क्या है? उस सर्वधर्म समादर समिति का बेसिक नैरेटिव ये है कि साहब की पूजा पद्धति ही तो बदली है।
डीएनए तो सेम ही है। ठीक है। तो इसलिए मैं फिर आदर पाकिस्तान भी तो अपना ही है। अखंड भारत का सपना तो तभी पूरा होगा जब पाकिस्तान भारत के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो संजय सर, फिर मैं आदर के साथ इतना कहूंगा, डिसएग्री करते हुए, किस पाकिस्तान से बात करें और कितने पाकिस्तान से बात करें? भारत के अंदर भी तो बहुत सारे पाकिस्तान है। पूर्वी पाकिस्तान से बात करें, पश्चिमी पाकिस्तान से बात करें, दीपू चंद्रा को जलाने वालों से बात करें, या उन्होंने कहा, ये भी कहा है स्पेशली कि खेल और म्यूजिक और आर्ट इन सब में भी भेद नहीं होना चाहिए। तो वो क्रिकेटर जिसने भारत माता की मांग में सिंदूर डाला और फोटो पोस्ट किया, उसके साथ बात करें और उसके साथ खेलें, या वो आतिफ असलम जो 2008 में मुंबई के अंदर उसके पहले रह के कमाता था, और मुंबई में जब निर्दोष भारतीय मारे गए तो पाकिस्तान को कंडेम करने की जगह पाकिस्तान में जाकर के भारतीयों का पैसा लेने वाला आतिफ असलम भारतीयों को गाली दे रहा था, या उस शहीद अफरीदी जो बार बार सनातन धर्म को मॉक करता है उसके साथ रिश्ता बढ़ाए। मैं थोड़ा क्लियरिटी चाहता हूं। क्या है कि दो बातें अब संघ भी समझ ले, मैं आज मंच से खुले बोलता हूं। अगर आप तो ये चाहते हैं कि हिंदू जो जागृत हो चुका है वो 2014 के पहले वाले मोड में चला जाए, तो वो कदापि संभव नहीं है। वो फिर तवा नहीं पलटेगा, क्योंकि अब एक और दिक्कत है। पूर्वांचल यूपी के उस साइड बहुत ज्यादा लोग खाते हैं रोटी, लेकिन यहां से जो है ना, हम लोग तवा पे रोटी कम पलटते हैं। ये कंप्लीट भात वाला एरिया, मतलब चावल खाने वाले लोग सीटी बजाते हैं, और अगर चावल पका रहे और सीटी ना बजेगा तो प्रेशर कुकर फट जाएगा सर, फट जाएगा। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। तो प्रेशर कुकर के अंदर का भाप जो है निकलते रहना चाहिए दत्तात्रेय सर। किसके साथ बात करें? वो पाकिस्तानी जिन्होंने नाम पूछ पूछ के हमारी माता बहनों के सामने उनके पतियों को मारा, उस पाकिस्तान से बात करें। बेसिक ही आपका खराब हो जा रहा है। आपने संजय सर, आपने कहा कि पूजा पद्धति बदली है, मतलब फिर कन्वर्जन के अगेंस्ट काम करने वाला, फिर तो गलत बात हो गया। फिर तो घर वापसी भी नहीं होनी चाहिए। फिर तो लव जिहाद को आप ओके ही कहिए, क्योंकि भाई पूजा पद्धति तो बदलने बोल रहा है और तो और कुछ क्या, नहीं कह रहा है। और क्या। बोल रहा है कि हनुमान जी की पूजा मत करो, शिव शंकर की पूजा मत करो, भोलेनाथ की पूजा मत करो, ऐसे ऐसे करती हो, ऐसे पढ़ने लगो। यही तो कह रहा है। ये किस प्रकार का एक मतलब क्या बोला जाए? मैं बस इसीलिए मैंने कहा, मैं आदर के अंग, साथ हाथ जोड़ के, अंग, मैं रतन अंग्रेजी टाटा में जी के साथ भी कहता हूँ कि मैं सबका अंग्रेजी सम्मान में करता इसको सेल्फ डिल्यूशन बोलते हैं। और आजकल का जो मिलेनियम क्राउड है उसको डेलुलू बोलता है। हूँ। ओके, तो डेलुलू से बाहर निकल जाइए। दिक्कत कहां आ रही है? अगर पूरा भारत बाहर निकल रहा है तो आपको भी बाहर आना पड़ेगा। देखिए, ये समाज के साथ आपको चलना पड़ेगा। संघ पहले इस भ्रम से निकल जाए कि संघ के साथ समाज चलेगा। संघ को भी समाज के साथ चलना पड़ेगा। अभी न्यायपालिका रास्ते पर आ रही है ना, इतना आलोचना के बाद। तो सोशल मीडिया का पहले वाकई ट्रिगर। मैं तो शबरीमला में जो जजेस के जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे, देख देख के हैरान हो गया। तो ये लोग तो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? माइनॉरिटीज का क्या होगा? और उनको मात्र जो है देखिए, ये परिवर्तन 8 साल के यहाँ अंदर तक हो कह गया। दिया, वो जो यंग लॉयर्स एसोसिएशन वाला, उसने कहा कि तुम्हारी तो पिटीशन जो है वो कचरे के डब्बे में फेंक दी जानी चाहिए। कचरे के डब्बे में। अच्छा, वो था भी मतलब मुसलमान। ये जो सीधी सीधी सी बात थी कि किसी मंदिर के परंपराओं को, जो मंदिर में आस्था रखता है वो ही चुनौती दे सकता है, ये सीधी सी बात जो है। वो हमारे दीपक मिश्रा जी, एक बार दीपक मिश्रा जी को मैंने बुलाया था, तो कोई वो ह्यूमन राइट्स डे वगैरह पे, तो वो थे और भरत गुप्त जी थे। अब दीपक मिश्रा जी ने क्या कहा, वो कमेंट्स में पढ़ लीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको। वो किसी की समझ में नहीं आया। भरत गुप्त जी ने जो कहा वो सबकी समझ में आ गया। तो दीपक मिश्रा थे उसमें, रोहिंटन नरीमन थे, ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी थे, खानविलकर साहब थे। खानविलकर साहब हालांकि बाद में पलट गए रिव्यू के टाइम पे। उनको
आभास हो गया अपनी गलती का, तो रिव्यू में उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। एकमात्र इंदु मल्होत्रा जी, जो उस पूरे 5 जजेस की बेंच में जो एकमात्र महिला थी, उन्होंने उस चीज को समझा बिल्कुल। और उन्होंने इस व्यक्ति के लोकस स्टैंडाई पे प्रश्न उठाया कि भाई तू कौन, मैं खामखा, सही बात तू है। कौन। यंग लॉयर्स एसोसिएशन कोई आपका कोई बॉडी आ जाती है, हाँ, आपकी क्या आस्था है? किसी ज्यूरिस्टिक बॉडी की कोई आस्था हो सकती है क्या? फिर उसका अध्यक्ष कौन? नौशाद अली। तो नौशाद अली साहब को क्या पड़ी है? नौशाद कि अली भाई हाजीपुर वाले में, हाजी अली वाले दरगाह वाले मैटर में नहीं गया। ना, मैं तो कान पकड़ता हूं घुमा के, नहीं सीधा कान और सीधा क्वेश्चन पूछता हूं। इतना परिवर्तन लाना है तो पिटिशन दायर कीजिए कि भैया हलाला नहीं होगा, मल्टीपल निकाह नहीं होंगे, दो से ज्यादा अगर इस्लाम में बच्चे पैदा किए तो भाई काफिर करार दे दिए जाएंगे, इस्लाम से खारिज अरे किया राम जाएगा। राम राम राम। अरे हलाला पे एक FIR हो गई पहली बार दुनिया में। हाँ, ये एक अलग बात है, ये अपने आप में UCC पेचीदा के मसला है। अंतर्गत उत्तराखंड में हो गई और अब असम में भी UCC आ रहा है, बंगाल में भी आ रहा है। 25 मई को ही लेके आ रहे हैं हेमंता। और हेमंता के मैं पढ़ रहा था सर, ये यूसीसी प्रॉपर ढंग से किया ना, 10 साल में डेमोग्राफी भी सुधरने लगेगा। क्योंकि मूल असम के आदिवासी लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, मैं एसटी और इस सब में मानता नहीं, मूल असम के निवासियों को तो बाहर रख दिया, बोला तुम करो कोई दिक्कत नहीं, और मुसलमानों को डाल दिया। तो तौबा तौबा का मकाम है। आप संजय सर देखिए, अंदरूने मुल्क में खलबली मची हुई है। हाँ, बगल वाला, अब पूर्वी पाकिस्तान नहीं, पश्चिमी पाकिस्तान नहीं, पूर्वी पाकिस्तान, अंदरूने मुल्क में वो भी आता है। वहां तो साहब धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये कांटेदार बाढ़ हमको रोक नहीं सकेगी, हमारी बाढ़ जो है इस बाढ़ को बहा ले जाएगी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी चाहते तो नहीं है रोकना। आप आइए अंदर, और अंदर आने के बाद अगर अंदर खाने भूमिगत आप हो गए, जीते जी दफना दिए गए, तो हमारा कोई रिस्क नहीं। जैसे हेमंता ने एक बार कहा था 25,000 बांग्लादेशी मियाँ डिसअपेयर। तो अब डिसअपेयर कोई होना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? बाकी वेलकम है। अब वेलकम तो भारत सरकार भी कर रही है, ऐसे ऐसे तत्वों को वेलकम करती है जो यहाँ पहले अपने अब्बू का इलाज कराता है, फिर 5 दिन बाद वापस बांग्लादेश जाकर के गाली देता है। तो हिट विकेट होने वाले कई कद्दावर लोग, कई दावेदार हैं। एक ने तो विनोद कापड़ी को बोला कि आओ यार, ऑपरेशन सिंदूर पे तुम एक फिल्म बनाने में, डायरेक्ट करने में हमारी मदद करो। कैसे कैसे लोग हैं सर। वो जो पहला ही ट्वीट उसका कहा था से नो टू वॉर, अब वो ऑपरेशन सिंदूर पे फिल्म डायरेक्ट करे। कमाल है। तो कुछ सिस्टम में अभी हालांकि मोदी जी सिस्टम को दुरुस्त करने वाले हैं, मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, और मैं यही, हाँ बिल्कुल, बस ये लौट के आ जाए थोड़ा। अभी यूएई वगैरह में, यूएई और नॉर्वे तो दो एलपीजी वाला इशू को रिजॉल्व करने के लिए गया है, वो हो जाएगा। उसके बाद ये पहला टेंशन फ्री आदमी हो जाएंगे भैया, पेट्रोलियम का तो ये हो जाएगा, और एलपीजी, ये दो का ये सॉल्यूशन निकालने में। और बाकी तो एक जगह पे चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बात करने गए हैं। तो अब ये भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 जगह का यात्रा है। इसके बाद ये आते ही जो अगला कैबिनेट रिशफल होने वाला है, उसमें मैं यही कहूंगा, भगवान भला करे कुछ लोगों का। उन कुछ लोगों का तो भला होना ही चाहिए। अब 2-2 बार नीट में गड़बड़ कर चुके हो, तो UGC कर चुके हो, और भी उल्टे पुल्टे काम कर चुके हो, अब तो कम से कम हो जाए। हाँ, वो आसार उसी के लग रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं नपने वाले हैं, कुछ और लोग भी नपने वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन बातचीत चल रही थी। विल वो एक अलग एपिसोड में हम लोग बात करेंगे उस पर। परंतु ये मन बना लिया गया है कि कुछ चीजों को सुधार करने की आवश्यकता है। और आप सोशल मीडिया में भी, स्पेशली यूपी इलेक्शन के पहले, एक बड़ा चेंज देखेंगे।
संभवतः 2-3 नए लोगों को जगह दी है, क्योंकि बहुत बंगाल में बढ़िया काम रहा। अगर आप ओवरऑल बरहा का देखें तो ज्यादा बेटर काम रहा। और हर बार पिछले 3 बार 4 बार से एबीएम के जो भी ये होते हैं इंटरनल सर्वेज, वो ऑफ द मार्क जा रहे हैं। तो वो भी एबीएम भी हालांकि अच्छा काम कर रही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एबीएम बुरा काम कर रही है, पर अप टू द मार्क नहीं है। देखिए कुछ और भी एबीएम और वरहा में कुछ और बढ़िया लोग हायर हों, जो जिनके पास समझने की शक्ति है, जो देख पाए ग्राउंड पर क्या चल रहा है, और उसके बाद अलग अलग लोगों को प्रोजेक्ट मिले, यही कामना है। और यूपी को अच्छे से ये लोग हैंडल करें, क्योंकि यूपी जितना इजी लोग को अभी लग रहा है ना, हम बता दें उतना ग्राउंड पर इजी है नहीं। बहुत लोग हिट विकेट हुए हैं। एक ऊर्जा मंत्री है वहां पर, मेरा बस चले तो 15 दिन का एकदम स्ट्रिक्ट ट्यूशन क्लास के लिए उनको श्रीकांत शर्मा के पास भेजो। ऊर्जा मंत्री जब तक श्रीकांत शर्मा थे 5 साल सबसे यूपी में पूछो ग्राउंड पर जाकर के, भैया बिजली बहुत बढ़िया हो। अब नए वाले ऊर्जा मंत्री आए हैं, नोएडा में पूछो जाकर के, मेरठ में जाके पूछो, गाजियाबाद में पूछो, भाई क्या है यार, थोड़ी सी हवा भी चलती है तो बिजली कट जा रही है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर ढंग से प्रिपेयर करा रहे हैं जो योगी जी, और वो 1 ट्रिलियन अचीव करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो बहुत सारा प्रॉपर ढंग से काम होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई राह का रोड़ा बने, तो कुछ चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। मैसेजिंग करेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि प्रीपेड मीटर वाला बवाल जो हुआ था गांव गांव में, इस पर चर्चा नहीं हुई है। मुझे लगता था कि सरकार के साथ सरकार बेटर कम्युनिकेशन करके, ये कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं खुद प्रीपेड मीटर चला रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में कब का लागू हो गया, शांतिपूर्वक नीतीश कुमार जी ने लागू कर दिया, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। आप मुसलमानों की ट्रैप में फंसते क्यों हैं? योगी जी से सीखिए, योगी जी को कभी प्रॉब्लम नहीं होती काम करने में। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा, और बाकी चुनाव मोदी और योगी जी के नाम पे लड़ ले, क्लियर, वही बढ़िया है, कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट होने दें। इस बार कंफ्यूजन क्रिएट होने की क्या संभावना है? 2024 वाला कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नहीं होना चाहिए, विपक्ष क्रिएट करेगा, मोदी जी तो बिल्कुल नहीं करने देंगे, अमित शाह जी करने नहीं देंगे। जहां तक मुझे पता है अमित शाह जी बिल्कुल नहीं चाहते कोई भी मिस, और उसका कारण उनकी लंबी नीतियां हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मिस क्रिएट होना चाहिए। विपक्ष जरूर प्रयास करेगा उस ट्रैप में, अगर विपक्ष के ट्रैप में इन्फ्लुएंसर और बहुत सारे लोग फंस जाए तो और बात है। बाकी योगी जी का रास्ता तो एकदम क्लीन कर दिया गया, क्लियर रोडवेज क्लियर हो गया, और ये तो उसी के बाद क्लियर हो जाना चाहिए था जब संघ प्रमुख गए थे, मिले थे और सारा फीडबैक का ये बातचीत हो रहा था, तो मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद फिर दिलीप मंडल को रखा जाएगा कि फिर निकाल दिया जाएगा? देखिए मेरे हिसाब से तो पहले ही निकाल दिया जाना चाहिए। देखिए इनका आपको रिजल्ट यूपी इलेक्शन में नहीं दिखेगा, ये जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, इसका प्रभाव आपको दिखेगा उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इवन इन कर्नाटका इलेक्शन, और बहुत गहरा प्रभाव है। और आप सोचिए कि कर्नाटका जो कि एकदम जीती हुई बाजी है, वहां कुछ 19-20 हो जाए। मध्य प्रदेश जहां पे आप 29 में 29 लेकर के आए, मैं तो अभी कह रहा हूं मध्य प्रदेश आप चुनाव हार चुके हैं, मोहन यादव जी के नेतृत्व में आप हार चुके हैं चुनाव, अगर ये नेतृत्व नहीं बदला गया तो। और आपके राजस्थान में भी आप देखिए कि किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। सरकार बने कितना समय हो गया, आज भी कन्हैया कुमार का लड़का बिना चप्पल के घूम रहा है, किस लिए? न्याय के लिए, न्याय के लिए ही घूम रहा है ना। क्या कर रहा है सरकारी तंत्र इतना बड़ा इस चीज को? और मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है, संभवतः गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि कन्हैया लाल के हत्यारों को सजा मिलेगी, न्याय मिलेगा कन्हैया लाल जी को।
और 2.5 साल हो जाता है। कमिटमेंट का वैल्यू देखिए। तो ये सारा काम नहीं हुआ। अब तो प्रश्न किससे पूछा जाएगा? मेरा बस एक बात कहना कि अगर सम्राट चौधरी कैपेबल है, अगर योगी आदित्यनाथ कैपेबल है, अगर शुभेंदु अधिकारी, हेमंता विश्व शर्मा कैपेबल है, तो आपके पास भी वही कुर्सियां है, वही संविधान है, वही रोना धोना है। तो टीम बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन अगर टीम ही गलत आपने चुन रखी है, तब तो भाई क्या कहा जाए। थोड़ा बदलाव से बहुत कुछ बदल सकता है, मेरा बस इतना कहना है। और कोई मिस क्रिएट करने का प्रयास भी ना करे, क्योंकि योगी जी का जीतना उतना ही आवश्यक है जितना 2029 में भी भाजपा का आना आवश्यक है। ये एक ट्रांजिशन फेज है। अगले 5 साल भारत बहुत बड़े बदलावों के से गुजरेगा। कुछ लोग मैं देख रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस पर पेट्रोल और डीजल वाले पे बड़ा उपहास कर रहे थे, कांग्रेसी आईटी सेल वगैरह। न तो इतिहास का ज्ञान, न वर्तमान कभी, न पास्ट में जिए हैं। हमने तो वो दौर भी देखा कि जब 2013 में कुछ नहीं था तो आकर के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कह रहे हैं कि नहीं रात के 8 बजे पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, सभी शहर के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। तब तो ये सिचुएशन नहीं थी। आज 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। बहुत आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम मोदी जी के संवाद में नहीं है। प्रॉब्लम जो लोग चाटुकारिता के लिए दिखावा कर रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। इंप्लीमेंट करना है, दिखावा नहीं करना है। वीडियो बनवा के कोई बस में जा रहा है, कोई ईवी ले रहा है, ये नहीं करना है। आप ईवी गाड़ी बिकवाने के ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनिए। ये पेट्रोलियम का प्रॉब्लम है। 6 महीने 7 महीना चल सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन सुधर जाएगा। आपका कार्य ये है कि आप जनता के बीच में पैनिक ना फैलने दें। कल मैं देख रहा था कि सीएनएन जैसा बड़ा न्यूज चैनल, मतलब उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। वो अपने तमगे पे ऐसे लगवाए कि देश का पहला न्यूज चैनल जिसके फेक न्यूज का फैक्ट चेक स्वयं देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नंबर 1 चैनल इन इंडिया जिसके द्वारा फैलाया गया फेक न्यूज को फैक्ट चेक स्वयं देश के प्रधानमंत्री को करना पड़ा। क्या तमाशा बना रखा है। अगले दिन उसने, आज सुबह में मैंने देखा कि माफीनामा वगैरह ट्वीट वगैरह कर दिया, कहानी समाप्त। पनिशमेंट, प्रॉब्लम ये है कि आपने एक व्यक्ति को रेल मंत्री भी बना रखा है और वही व्यक्ति बाकी चीज भी देख रहा है। मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किसी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा? एक दिन के लिए वो चैनल को बैन करना था। कांग्रेस ने किया था एनडीटीवी को एक दिन के लिए बैन। एनडीटीवी को नहीं, किसी और चैनल को किया था, याद नहीं आ रहा, कांग्रेस ने किया था। और जब बीजेपी ने एनडीटीवी को एक दिन किया था तो कितना क्रिटिसाइज हुआ। इंदिरा गांधी ने तो बीबीसी को बैन कर दिया था। अरे यहाँ तो बीबीसी, अल जजीरा तो तुरंत बैन होने चाहिए। अल जजीरा का कल का पोस्ट देख रहा था जिसने लिखा कि ओरिजिनल मुसलमानों से तो गले मिलते हैं और भारत के मुसलमानों से वो नफरत करते हैं। इस तरह के टैगलाइन के साथ वो न्यूज चला रहा है। क्यों भाई? अंतर नहीं समझ में आ रहा है। वो आदमी सत्यनारायण भगवान के कथा से भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो कलावा बांधने से भी हिचक नहीं है, वो प्रसाद खाने से उसको प्रॉब्लम नहीं है। ये कन्वर्टेड वाले ओरिजिनल वाले को सिखा रहे हैं, अरे यार तुम तो बुत परस्त हो गए हो यार। तो अंतर है ना, समझो ना। पहले भारत एक सेकुलर देश है, इसको सांप्रदायिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ के मुसलमान। क्या करें? तो इस पर बड़ी नजर होनी चाहिए थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की। अनफॉर्चुनेटली ये मंत्रालय में एक अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता है, मेरा ऐसा मानना है। आई बिलीव, बुरा लगेगा थोड़ा सा कुछ लोगों को, स्मृति ईरानी शुड बैक। बहुत बंगाल में बहुत बढ़िया काम किया, उनको वापस लेना चाहिए और एक बढ़िया दायित्व देना चाहिए। चलिए, तो असम में तो वैसे भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये तमिलनाडु में साहब ये क्या चल रहा है? सनातन विरोध जो है वो एक नए स्वर पे पहुंच चुका है, नई ऊंचाई पे पहुंच चुका
हाँ, आज वो 12वीं पास या 12वीं फेल है, पता नहीं। उदयनिधि फिर से बोला है कि नहीं, नहीं, सनातन मतलब मैंने सभी धर्म जिसमें मज़हब जिसमें जातियाँ हैं। तो क्या वो इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है? क्योंकि जातियाँ तो इस्लाम में भी हैं। क्या वो क्रिश्चियनिटी को भी मिटाने की बात कर रहा है? उसने बोला कि नहीं, नहीं, ये स्पेसिफिक मेरा हिंदू से कोई मतलब नहीं। यानी उस आदमी को सनातन धर्म क्या है ये भी पता नहीं है। जब आप उसे ये उसको पता 12वीं है। फेल कह ही रहे हैं तो उसको क्या पता होगा? अरे तो भैया, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं तो पढ़ा था। हम लोग के माट साहब हमको पतली छड़ी बुलवा के ठोकते थे, पीटते थे। बापू से कंप्लेन करो तो बापू जाकर के माट साहब को अलग बोलते थे, इसको कम क्यों मारा, इसको और मारना था। ये किस जनरेशन का पढ़ा लिखा है? एज उम्र से तो अब पता नहीं मुझसे छोटा है या क्या है, लेकिन ठीक ही है, जो भी है। दुबला-पतला सा है वो भी। ज्ञान नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पहले ये समझे कि वो जो मुसलमान बोल रहा था सनातन धर्म मिटा देना, इसको इश निंदा के रूप में, अच्छा उसने स्टेटमेंट दिया है सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर दिया है। मैं इस बात को पकड़ रहा था, वो जोसेफ की पार्टी का है, वो मुसलमान विधायक। उस पर एफआईआर हो जानी चाहिए थी। तमिलनाडु का हिंदू संगठन काशी तमिल संगमम और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए और उसका इंपैक्ट हुआ भी है, किंतु आपको उस इंपैक्ट को इनहैंस करने वाला एक मॉड्यूलेटर चाहिए। इंजीनियरिंग की भाषा में एक अच्छा मॉड्यूलेटर चाहिए और वो अन्नामलाई है। चैनल की आवश्यकता है जो इस कैरियर, जो बंगाल से जो मैसेज उठ रहा है उसके लिए, वो कैरियर वेव को जो है एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, चाहिए, बढ़िया चैनल चाहिए। और वो चैनल कोई माने ना माने के अन्नामलाई ही हो सकते हैं। उनके अंदर वो पोटेंशियल है। हाँ, उनके अंदर एक कमी भी है, वो भी बता देता हूं, जिसके कारण अमित शाह जी ने उनको हटाया था। और तमिलनाडु में जब छोटे-छोटे स्तर पे इकाई जो बनती है, तो उनकी आईटी सेल के द्वारा एक गलती हुई थी और ऐसे लोगों का नाम और नंबर भी डाल दिया गया था जो वास्तव में डीएमके, एआईएडीएमके के लोग थे, मेंबर थे। वो पूरी तरह से बीजेपी ज्वाइन नहीं किए थे और अमित शाह जी ने 4 लोगों को रैंडम कॉल किया था उस बूथ एजेंट और पन्ना प्रमुख और इन सब का वो नंबर सोच करके, और वो चारों फर्जी निकले थे। इससे अमित शाह जी को ये लगा कि भाई क्या ये सेंट्रल लीडरशिप को जो है वो धोखे में रखा जा रहा है, और ये नहीं होना चाहिए था तमिलनाडु के अंदर, और उसका इम्पैक्ट भी बाद में दिखा। ये कोई लेकिन इतनी बड़ी वो गलती थोड़ी थी जिसके लिए उसको अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता। वो तो हटाया इसलिए गया था क्योंकि उनको अन्ना द्रमुक से इलू-इलू करना था और एडीएमके वालों की शर्त यही थी कि साहब कि ये नहीं रहेंगे। ये नहीं रहेंगे तो बिल्कुल, ये इन्होंने क्योंकि वो अन्ना द्रमुक की शर्तें मानी, उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। तो अब तो कम से कम यही होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को ही रखो जिससे अन्ना डीएमके जो है वो पूरी तरह से डरती है, क्योंकि एडीएमके तो फिनिश्ड है अभी, एडीएमके का कोई भविष्य नहीं अब है। तो वैक्यूम आ गया, अभी तो चांस है, अभी मेहनत कर लेंगे। देखिए, सिंपली बंगाल का स्टेप फॉलो करना है। अगले 5 साल में तुम सत्ता में ना हो, कोई दिक्कत नहीं, बस ट्राई करो कि 60 पहुंच जाओ, और वो बहुत इम्पॉसिबल नहीं है। आपको 30-35% वोट शेयर पहुंच सकती है। आप वहां पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू तो करो, एकदम एंटी पेरियार जाओ, एकदम एंटी द्रविड़ पॉलिटिक्स जाओ और एकदम खुल करके हिंदुत्व की बात करो, खुल के मंदिरों की बात करो। उनको उनका पहचान याद तो दिलाओ। आपने पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल में यही तो किया। तुम कौन हो? तुम हिंदू पहले हो, बंगाली बाद में हो। और ये जैसे पुराना बंगाली अस्मिता को ये पहुंचे, जहां से हिंदुत्व निकला, जहां से वंदे मातरम निकला, जहां से सनातन ही राष्ट्रवाद है निकला, बस पहुंच गए, फिर डिफीट कर दिया। तो वो तो आपको करना होगा। असम की क्या स्थिति थी? उल्फा का प्रभाव मैं तो भूला नहीं हूं, कितना घातक था। आज कहां है? जब आपको जिस बैरियर में बांध दिया जाता है, जब आप उसको ओवरकम करके तोड़ के बाहर निकलते हैं ना, तो आपका स्वरूप ही बदल जाता है। तो बंगाल, असम, बिहार के हिंदुओं का जो स्वरूप बदला हुआ दिख रहा है,
वो रातों रात नहीं हुआ है। तमिलनाडु में भी रातों रात नहीं होगा, करना पड़ेगा। वो भी हिंदुत्व का धुरी रहा है, केंद्र बिंदु रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं जो वहां से बातें करता हूँ ना, लोग कहते हैं कि साहब की जितना धार्मिक तमिलनाडु है उतना देश का कोई और राज्य नहीं है। हाँ, अब आप अपनी जो धार्मिकता है वो उसको छुपा के चलना चाहते हो। वहां तो आपको जैसे शुभेंदु ने राजनीति की, शुभेंदु ने एक सेकंड के लिए कभी अपनी हिंदू अस्मिता को छुपाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसको जोर जोर से उद्घोषित किया। उसका परिणाम मिला। बिल्कुल। अब तो स्थिति ये ये करना थी पड़ेगा। कि यदि चाहते भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चाहवा थी, लेकिन यदि चाहते भी तो शुभेंदु को नहीं आप सीएम पद से च्युत कर सकते थे। ऑप्शन भी वही थे, हालांकि अमित शाह जी के मन में भी वही थे, और बंगाल का सिचुएशन भी वही डिमांड कर रहा है। तो एग्जैक्टली। केंद्रीय आप केंद्रीय नेतृत्व ने बढ़िया निर्णय आप लिया। ममता जैसी लड़ाका से हल्के फुल्के थोड़ी लड़ सकते हो। वही बोल रहा हूं, केंद्रीय, ये आपको बता रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व कितना सीरियस है डेमोग्राफी चेंज पर। ये बीच में जो कुछ चंगू पंगू घुसा दिए गए हैं ना, वो भी अब टाइम है, वो फिल्टर कर देंगे। इस बार आ जाने दीजिए, मोदी जी को फिल्टर शुरू होने वाला है। कई लोगों को परेशानी होगी जल्दी। सही है, होते भी रहना चाहिए, बिल्कुल होते भी रहना चाहिए। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। जय श्री